तो 2020 के पहले 3 महीनों में नेटफ्लिक्स ने 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर को लूज कर दिया था और अगले 3 महीनों में यानी कि अप्रैल, मई और जून में नेटफ्लिक्स ने फिर से 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खो दिया था और इसका असर आप उसके शेयर प्राइस पर साफ साफ देख सकते हैं। तो क्या इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स ने अपने पीक को टच कर दिया है और अब धीरे धीरे नेटफ्लिक्स का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और आने वाले टाइम पर नेटफ्लिक्स कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, या फिर नेटफ्लिक्स के पास अभी भी एक वो हुकुम का इक्का बचा है जिसको यूज करके नेटफ्लिक्स और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। Nearly a million people cancelled their subscriptions with Netflix in the past 3 months, but the streaming giant's expected to lose twice the number after years of growth. दोस्तों, नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है। एक दिन में नेटफ्लिक्स का स्टॉक 35% गिर चुका है। तो नेटफ्लिक्स कंपनी की शुरुआत होती है 1997 में। 1997 में ना ही लैपटॉप्स थे, ना ही पर्सनल कंप्यूटर हुआ करते थे, ना ही स्मार्टफोन्स थे और ना ही इंटरनेट था। तो उस टाइम पर एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का एक बहुत बड़ा संसाधन हुआ करता था डीवीडीज, यानी कि लोग डीवीडी खरीद कर लाते थे और अपने घर पर उसको देखते थे। पर इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हर बार यार लोग नए नए डीवीडीज पर खर्चा तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद वो तो यूजलेस हो जाती थी। तो इसका एक सॉल्यूशन उस टाइम पर हुआ करता था डीवीडी रेंटल का बिजनेस, यानी कि लोग कम पैसे देकर डीवीडी को रेंट पर लेते थे और कुछ दिनों बाद उसको वापस कर देते थे। और इस बिजनेस में मार्केट लीडर था ब्लॉकबस्टर। पर ब्लॉकबस्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्लॉकबस्टर लगाता था लेट फीस, यानी कि अगर आपको देरी होगी डीवीडी लौटाने में तो आपको ब्लॉकबस्टर को एक लेट फीस देनी पड़ती थी। और यहीं पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी रीड हेस्टिंग्स ने और उन्होंने एक कंपनी खोली जहां लेट फीस नाम की कोई चीज थी नहीं, जिसका नाम था नेटफ्लिक्स। और यहां से नेटफ्लिक्स को एक स्टार्टिंग में अच्छा खासा पुश मिल गया था, पर अभी भी ब्लॉकबस्टर का स्केल और साइज काफी ज्यादा बड़ा था। फिर 1999 में नेटफ्लिक्स ने अपने इस डीवीडी रेंटल के बिजनेस को एक लेवल और एडवांस किया। नेटफ्लिक्स ने इंट्रोड्यूस किया सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि अब यूजर मंथली सब्सक्रिप्शन पे करके अनलिमिटेड डीवीडीज को रेंट पर ले जा सकता था और इससे भी नेटफ्लिक्स को एक काफी अच्छा एडवांटेज मिला। फिर मार्केट में धीरे धीरे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ने लग गया, लोगों ने अपने घरों में पर्सनल कंप्यूटर रखना शुरू कर दिया और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की सर्विस, यानी कि यूजर अपने घर पर बैठे बैठे इंटरनेट से कंटेंट को कंज्यूम कर सकता था और ये नेटफ्लिक्स के लिए एक गेम चेंजर मॉडल साबित हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेटफ्लिक्स क्या कर रहा था, नेटफ्लिक्स दूसरों के बनाए हुए कंटेंट को अपने चैनल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और ये नेटफ्लिक्स के लिए अपने आप में काफी बड़ा रिस्क था, क्योंकि इस बिजनेस में मेनली 3 प्लेयर्स थे। पहला, प्रोडक्शन हाउसेस जो कि कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मार्वल, एचबीओ, डिज्नी और 20th सेंचुरी फॉक्स। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि ऑनलाइन में हो गया नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और ऑफलाइन में काफी सारे सिनेमाज। और उसके बाद आते हैं एंड कंज्यूमर, यानी कि आप और मैं, जो कि कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। अब मान लो कि फ्यूचर में जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने या तो अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लॉन्च कर दिया और या तो अपनी लाइसेंसिंग फीस को इंक्रीज कर दिया, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके बिजनेस पे पड़ेगा, नेटफ्लिक्स के बिजनेस पे, और अल्टीमेटली सफर करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स को। और ये चीज अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था नेटफ्लिक्स के लिए। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए 2013 में नेटफ्लिक्स ने एंट्री करी कंटेंट प्रोडक्शन के बिजनेस में और इसकी शुरुआत उसने करी हाउस ऑफ कार्ड नाम के वेब सीरीज से, जिन्हें नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के नाम से जाना जाता है। और अभी 2018 में नेटफ्लिक्स ने टोटल 240 ओरिजिनल मूवीज और शोज को लॉन्च किया और 2019 में 371 नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवीज और वेब सीरीज को रिलीज किया और 2021 में यूएस की टोटल कंटेंट लाइब्रेरी का 50% शेयर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स का है। और अगर इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो नेटफ्लिक्स ने अकेले 2021 में $17 बिलियन खर्च कर दिए थे अपने कंटेंट पर और ये नंबर पिछले सालों से लगातार काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और नेटफ्लिक्स का कहना है कि आने वाले टाइम पर वो इसको $25 बिलियन तक बढ़ाने वाला है। पर अब धीरे धीरे वही हो रहा है जिसकी नेटफ्लिक्स काफी पहले से तैयारी कर रहा था। सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं और डिज्नी ने तो हुलू और ESPN को भी खरीद लिया है, जिससे उसका जो कंबाइंड सब्सक्रिप्शन है वो 221 मिलियन का हो चुका है, जो कि लगभग नेटफ्लिक्स के ही बराबर है। तो वहीं आप प्राइम वीडियोस को देखें तो वो भी कंटेंट की क्वांटिटी में नेटफ्लिक्स से काफी आगे है, क्योंकि जहां नेटफ्लिक्स पर सिर्फ 3600 मूवीज अवेलेबल हैं, वहीं प्राइम वीडियोस पर 26,300 से ज्यादा मूवीज हैं और जहां नेटफ्लिक्स पर सिर्फ 1,800 टीवी शोज हैं, वहीं प्राइम वीडियोस पर 2,700 से ज्यादा टीवी शोज हैं। पर ये ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यार प्राइम वीडियोस कंटेंट की क्वांटिटी के मामले में तो नेटफ्लिक्स से काफी आगे है, पर जो हाई क्वालिटी कंटेंट है वहां अभी भी नेटफ्लिक्स मार्केट लीडर है। पर एक फन फैक्ट बताऊं, नेटफ्लिक्स अपनी वेब सर्विसेज के लिए
आज भी अमेजन वेब सर्विसेज को यूज करता है, जो कि अल्टीमेटली उसका ही कंपटीटर है। अब इन सब से नेटफ्लिक्स को दो काफी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से पहली प्रॉब्लम है कि नेटफ्लिक्स के पास अपने कंटेंट की डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, क्योंकि अब जो प्रोड्यूसर है वो अपने कंटेंट को अपनी ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहा है, जिसे नेटफ्लिक्स के जो नए सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ का जो पोटेंशियल था वो धीरे धीरे घट रहा है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि नेटफ्लिक्स को नए कंटेंट पर सट्टा लगाना पड़ रहा है। क्योंकि यार अब तक क्या होता था, नेटफ्लिक्स को पता होता था कि कौन सी वेब सीरीज या कौन सी मूवीज की पॉपुलैरिटी कितनी है, और उस बेस पे नेटफ्लिक्स उसको लाइसेंस करके ज्यादा में भी खरीद लेता था, क्योंकि नेटफ्लिक्स को उससे मिलने वाले रिटर्न का आसानी से अनुमान लग जाता था। पर अब क्या होगा, अब नेटफ्लिक्स अपना ही कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है और नया कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो नेटफ्लिक्स को पहले कोई भी आइडिया नहीं होगा कि यार ये वेब सीरीज या ये मूवी हमारे ऑडियंस को पसंद आएगी भी कि नहीं। तो हो सकता है कि काफी मामलों में बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिना रिटर्न दिए ही मार्केट में घुस हो जाए, और यही दो चीजें नेटफ्लिक्स के लिए काफी ज्यादा रिस्क को इंक्रीज कर देती हैं। और इन प्रॉब्लम से बचने के लिए नेटफ्लिक्स के पास कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर ही नेटफ्लिक्स का पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। जिसमें से पहला है एड सपोर्टिव प्लान, यानी कि अब नेटफ्लिक्स के यूजर के लिए जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसका जो अमाउंट है वो तो घट जाएगा, पर उसको ऐड दिखाए जाएंगे। इससे होगा ये कि जिनके पास कम पैसा है उनकी भी नेटफ्लिक्स पर आने की जो संभावना है वो इंक्रीज हो जाएगी, और नेटफ्लिक्स का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो भी डाइवर्सिफाई हो पाएगा। और इस चीज के लिए नेटफ्लिक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप भी करी है, और अगले साल की शुरुआत से हमको ये चीज पूरी दुनिया में ही एक साथ देखने के लिए मिल सकती है। दूसरा सॉल्यूशन है स्पोर्ट्स इवेंट। नेटफ्लिक्स बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की स्ट्रीमिंग राइट्स को खरीद सकता है। इससे क्या होगा कि जो स्पोर्ट्स देखने वाली ऑडियंस है वो भी नेटफ्लिक्स पर आ सकती है। पर फिर भी नेटफ्लिक्स ने अभी इस साइड पर कोई भी काम नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो डिज्नी की इंडिया वाली इतनी बड़ी ग्रोथ है उसमें काफी बड़ा हिस्सा क्रिकेट का ही है। हाँ, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा पर ये वर्थ इट होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेटफ्लिक्स को एशिया वाली साइड में काफी ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यूएस, कनाडा और यूरोप में तो नेटफ्लिक्स ने अपने पीक को टच कर लिया है, वहां बहुत ज्यादा ग्रोथ करना इम्पॉसिबल सा है। पर जो इंडिया और एशिया वाली साइड है, यहाँ नेटफ्लिक्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है। और अगर आप नेटफ्लिक्स के पिछले क्वार्टर की जो ग्रोथ देखेंगे ना, उसमें 50% कंट्रीब्यूशन एशिया का ही है। और यार जब नेटफ्लिक्स ने इंडिया में खुद को लॉन्च भी किया था ना, तब नेटफ्लिक्स ने ये सोचा था कि वो जल्दी से 100 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ कंप्लीट कर लेगा, पर अभी मुश्किल से 5 से 6 मिलियन ही नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। क्योंकि यार इंडिया के सामना अपनी अलग ही प्रॉब्लम्स है, यहाँ आपको प्राइस भी बहुत कम करने पड़ेंगे, आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों देनी पड़ेगी, और इसके अलावा आपको अपनी कॉस्ट भी अच्छे से मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी तो मैनेज करनी है। पर क्या आपको पता है कि एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बीच में एक ब्राउजर वॉर चल रही है? पर वो ब्राउजर वॉर कैसे चल रही है और इसको कौन जीतेगा, ये आप जानना चाहते हैं आप, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए मेरे लिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी ऐसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।